हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पॉइंट ऑफ लर्निंग में। आपने अब तक के 4 भाग इस सीरीज के देख लिए हैं, जिसमें पहला भाग हड़प्पा सभ्यता का था, दूसरा वैदिक संस्कृति का, तीसरा हमारा 16 महाजनपद काल का और चौथा जैन धर्म बौद्ध धर्म से संबंधित प्रश्नोत्तर। आज आपके सामने पेश है एक नया अध्याय, नया भाग, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य यानी कि मौर्य काल से संबंधित है। इस पूरे वीडियो में हम मौर्य काल से संबंधित प्रश्नोत्तर का अध्ययन करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें, जिससे आपके पास आने वाले हमारे नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। बिना किसी देरी के हम अपने पाठ को शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आप यूपी टीजीटी, पीजीटी, यूपी टेट, एलटी ग्रेड या यूपीएससी पेट, इस तरीके के कोई भी और दूसरे कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं और अगर आपका सब्जेक्ट इतिहास या सोशल साइंस से जुड़ा हुआ है तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है और हमारे सारे वीडियोस आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। इसलिए अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो आप हमारे सारे वीडियोस देखें, आपको सफलता जरूर मिलेगी। बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हम आज की अपनी इस वीडियो को, जो कि मौर्य काल से संबंधित प्रश्नोत्तर की एक सीरीज़ है, जिसमें हम 56 प्रश्नों की सीरीज इसमें भी देखेंगे। हमारे महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर जो कि बराबर प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। सवाल पहला आपकी स्क्रीन के ऊपर आपके सामने है कि चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र कौन था। चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र कौन था? पहला सवाल ऑप्शन ए बिंदुसार, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त, सेकंड ऑप्शन सी अशोक, ऑप्शन डी बिंबसार। ऑप्शन ए बिंदुसार है, ऑप्शन बी बिंबसार है, दोनों में फर्क है। तो जो चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था वह बिंदुसार था, यहीं से याद कर लीजिए। शुरुआत हो चुकी है आपके प्रश्नोत्तर की। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल की तरफ हम बढ़ते हैं। सवाल नंबर 2, प्रथम भारतीय साम्राज्य किसने स्थापित किया? प्रथम भारतीय साम्राज्य किसने स्थापित किया या किसके द्वारा स्थापित किया गया? तो पहला भारतीय साम्राज्य जो स्थापित किया गया वह चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा स्थापित किया गया। ऑप्शन बी इसका सही जवाब। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सवाल आपकी स्क्रीन के ऊपर। यूनानियों को भारत से बाहर किसने निकाला था? ऑप्शन ए अशोक ने, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने, ऑप्शन सी चंद्रगुप्त मौर्य ने, ऑप्शन डी बिंदुसार ने। तो यूनानियों को भारत से जिस शासक ने बाहर निकाला वह चंद्रगुप्त मौर्य थे। ऑप्शन सी सही जवाब है। सांची का स्तूप का निर्माण किसने कराया? तो सांची का स्तूप बौद्ध धर्म से संबंधित एक स्थल है, एक धार्मिक स्थान है, क्योंकि जो स्तूप बनाए गए वह सब बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। और सांची इसलिए विश्वविख्यात भी है क्योंकि यहाँ पर बौद्ध धर्म का सबसे बड़ा स्तूप है। यह सांची किस लिए प्रसिद्ध है? तो बौद्ध धर्म के सबसे बड़े स्तूप के लिए सांची प्रसिद्ध है। तो सांची का जो स्तूप था वो किसने बनवाया? तो चूँकि बौद्ध धर्म का जो शासक हुए हैं मौर्य साम्राज्य के, उनमें कुछ शासक बौद्ध धर्म के अनुयायी थे और बहुत आदर सम्मान बौद्ध धर्म के प्रति उनका था। जिनमें से एक सम्राट अशोक थे, जिसने बौद्ध धर्म के लिए अपने पुत्र पुत्रियों को भारत में नहीं बल्कि भारत के बाहर भी बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए भेजा। तो सांची का स्तूप का निर्माण किसने कराया? तो जिसमें आप यहाँ पर हम देखते हैं, ऑप्शन ए नरसिंह ने कराया, ऑप्शन बी अकबर ने कराया, ऑप्शन सी हुमायूं ने कराया, ऑप्शन डी अशोक ने कराया। तो अकबर और हुमायूं मध्यकालीन इतिहास के शासक हुए हैं, जबकि हम इस वक्त जो अध्ययन कर रहे हैं वो प्राचीन काल का अध्ययन कर रहे हैं। तो सांची के स्तूप का निर्माण सम्राट अशोक द्वारा कराया गया। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। यूनानियों को भारत से बाहर किसने निकाला? तो यह सवाल दोबारा रिपीट हो गया है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है, चंद्रगुप्त मौर्य ने निकाला।
आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 6 की तरफ। बिंदुसार के शासन के दौरान अशांति कहाँ थी? जब बिंदुसार गद्दी पर बैठा, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था, तो उस वक्त अशांति किस क्षेत्र में थी? राजगृह में थी, तक्षशिला में थी, पुष्कलावती में थी, उज्जवनी में थी? तो बिंदुसार जिस वक्त शासन पर बैठा या बिंदुसार के शासन के दौरान जिस क्षेत्र में अशांति थी वह तक्षशिला था उस समय, तक्षशिला। ऑप्शन बी। मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ पर स्थित थी? तो मौर्य साम्राज्य की राजधानी, क्योंकि मौर्य साम्राज्य जो था वो मगध का क्षेत्र था, तो और मगध की राजधानी पाटलिपुत्र उस वक्त थी, तो मौर्य साम्राज्य की राजधानी जो थी वो पाटलिपुत्र थी। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। किसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है? अश्वघोष के ग्रंथ में हुआ है, भास के ग्रंथ में हुआ है, शूद्रक के ग्रंथ में हुआ है, या फिर विशाख दत्त के ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है? तो जो विशाख दत्त हैं इनके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन किया गया है। इसका ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिन कहाँ गुजारे? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप इसको मार्क कर लीजिए, क्योंकि यह कई बड़ी प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न पूछा जा चुका है और छोटे छोटे कंपटीशन में तो लगातार पूछा ही जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिन कहाँ गुजारे थे या अपने अंतिम दिन कहाँ पर बिताए थे। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने जो अंतिम दिन गुजारे थे उसके लिए 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, जिसमें पहला है श्रवण बेलगोला में गुजारे थे, उज्जैन में, या फिर पाटलिपुत्र में, या फिर ऑप्शन डी इसका काशी है। तो इन 4 ऑप्शन में उन्होंने जो उनका जो अंतिम वक्त था अपनी मृत्यु के समय, वो उन्होंने किस जगह पर अपना जीवन बिताया? बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है ये। तो इसका ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिन श्रवण बेलगोला में बिताए थे। आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 10 की तरफ। चाणक्य किसके प्रमुख सलाहकार थे? यह भी भारतीय इतिहास के और भारतीय राजनीति के उस समय के बहुत ही महान व्यक्तित्व के पुरुष माने गए हैं। इनका व्यक्तित्व बड़ा ही प्रभावशाली, शक्तिशाली था। चाणक्य ही वह व्यक्ति थे जिन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता से घनानंद को हटा करके मगध साम्राज्य में मौर्य वंश की स्थापना डाली थी। यानी कि चंद्रगुप्त के द्वारा चंद्रगुप्त को गद्दी पर बिठाने वालों में जिनका नाम आता है वो चाणक्य थे, जिनका दूसरा नाम कौटिल्य भी है। और इन्होंने एक राजनीति शास्त्र पे पुस्तक भी लिखी जिसका नाम अर्थशास्त्र है, या आधुनिक अर्थशास्त्र से भिन्न है, क्योंकि इनकी जो पुस्तक है वह राजनीति शास्त्र से संबंधित है। और इनकी किताब और इनके दोनों नामों के बारे में भी आता रहता है कि चाणक्य किसके गुरु थे, चंद्रगुप्त मौर्य के थे, या चाणक्य का दूसरा नाम कौटिल्य है। चाणक्य द्वारा लिखित पुस्तक अर्थशास्त्र है। अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? तो कभी कभी कौटिल्य ऑप्शन में दिया होता है, कभी कभी आपका चाणक्य दिया होता है। तो ये सभी सारे सवाल एक दूसरे से ही संबंधित हैं। यहाँ पर सवाल दिया गया है चाणक्य किसके प्रमुख सलाहकार थे? तो चाणक्य सलाहकार ही नहीं बल्कि चंद्रगुप्त मौर्य के शासन के प्रधानमंत्री थे। तो बाबर, चंद्रगुप्त मौर्य, अकबर, कौटिल्य। तो यहाँ पर अगर ऑप्शन अगर देखें, अगर आप थोड़ा सा ध्यानपूर्वक अध्ययन करते हैं, चीज़ें तैयार करते हैं, तो कभी कभी हमें बिना पढ़े ही उत्तर पता चल जाते हैं। हमें रटना नहीं पड़ता और रटने की ज़रूरत भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर हर चीज़ हम रट करके पढ़ेंगे तो हमारा ज्ञान उस तरीके से पक्का नहीं हो सकता, या हम उस तरीके की तैयारी नहीं कर सकते हैं, ठोस ज्ञान हम प्राप्त नहीं कर सकते हैं जब तक हम उसको विस्तृत रूप से अध्ययन ना कर लें या उसको अंदर से ना तो पूरी तरीके से जान लें। तो यहाँ पर जैसे कि अगर आप मध्यकालीन इतिहास के बारे में जब पढ़ेंगे तो आप बाबर और अकबर के बारे में भी पढ़ेंगे। जैसा कि हमने अभी आपको बताया कि चाणक्य, कौटिल्य एक ही नाम है, चाणक्य का ही नाम दूसरा कौटिल्य था। अब आप ऑप्शन देखिए कि चाणक्य किसके प्रमुख सलाहकार थे? तो पहला ऑप्शन बाबर, तो बाबर मध्यकालीन के शासक, दूसरा चंद्रगुप्त मौर्य, मौर्य साम्राज्य के संस्थापक, तीसरा अकबर, मुगल काल के शासक, चौथा डी कौटिल्य जो कि स्वयं चाणक्य का ही एक नाम। तो जब हम अध्ययन प्राचीन काल का कर रहे हैं तो मध्यकालीन शासकों का नाम से कोई तो मतलब ही नहीं हो सकता है, क्योंकि चाणक्य जो थे वही कौटिल्य हैं और चाणक्य ही
जो थे वो चंद्रगुप्त मौर्य के प्रमुख सलाहकार थे। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने दक्कन पर विजय प्राप्त की? यानी वो कौन सा शासक था जिसने दक्कन में विजय प्राप्त की थी? कुणाल था, बिंदुसार था, चंद्रगुप्त था, अशोक था? तो वह राजा चंद्रगुप्त था। ऑप्शन सी सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं। अशोक की प्रशासनिक नीति में भारी परिवर्तन किस घटना से आया? तो अशोक चूंकि एक प्रारंभ में जब अपनी राजसिंहासन पर बैठा तो वह एक निर्दयी और कठोर शासक था। लोगों के प्रति दया करना उसकी शासन की विशेषता नहीं थी। इसी कारण लेकिन उसके शासनकाल में वह विजय की तरफ बढ़ रहा था। लेकिन तभी एकाएक एक ऐसी घटना इतिहास में घटती है उसके शासनकाल में जिसने उसके पूरे के पूरे हृदय को परिवर्तित कर दिया। अशोक का हृदय परिवर्तन हो जाता है और वह बिल्कुल अपने विपरीत लक्षण उसके अंदर हो जाते हैं, पैदा होते हैं, जो उसके शासक राजसिंहासन पर बैठने के दौरान थे। लेकिन बाद के लक्षण उसके बिल्कुल विपरीत होते हैं। और वह इतना ही नहीं, वह बौद्ध धर्म का उपासक बन जाता है, बौद्ध धर्म का पक्का भक्त हो जाता है, अहिंसा का पुजारी हो जाता है, हिंसा के रास्ते को हमेशा के लिए छोड़ देता है। तो उसी से संबंधित यह प्रश्न किया गया है कि अशोक की प्रशासनिक नीति में भारी परिवर्तन किस घटना से आया? मिशनरी को सीलोन भेजना, तो यह घटना इसके बहुत बाद की है। बौद्ध धर्म को अपनाना, ये भी घटना बाद की है। तीसरी बौद्ध परिषद, ये भी, यानी ये ऊपर तीनों घटनाएं हैं, ये तीनों घटनाएं अब उस घटना के बाद की हो जाती हैं। ऑप्शन डी जो कलिंग युद्ध है, इस कलिंग युद्ध ने अशोक का जीवन परिवर्तित कर दिया था। पूरा का पूरा उसका जो व्यवहार था वह उसमें इतना भारी परिवर्तन आया था कि उसने अपने आप को पूर्णतया बदल दिया था। कलिंग युद्ध में स्त्रियों और बच्चों का इतना बड़ा नरसंहार हुआ कि अशोक उससे सिहर उठा और उसने हमेशा हमेशा के लिए लड़ाई और युद्ध इन सब से किनारा कर लिया। उसने अहिंसा का रास्ता अपनाया। इसके बाद उसने बौद्ध धर्म को अपनाया। बौद्ध धर्म को अपनाने के बाद उसने बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए मिशनरी को सीलोन यानी श्रीलंका भेजा। तीसरी बौद्ध परिषद का आयोजन भी करवाया महात्मा बुद्ध के बाद। तो इतनी सारी घटनाएं ये सब अशोक से संबंधित हैं और सारे ऑप्शन भी हमने आपको बताए। आगे तो इसका जो चौथा ऑप्शन है कि परिवर्तन की घटना से हुआ, कलिंग युद्ध से हुआ। आगे बढ़ते हैं। सम्राट अशोक किसके उत्तराधिकारी थे? तो सम्राट अशोक जो थे वो बिंदुसार के उत्तराधिकारी थे। ऑप्शन ए इसका सही जवाब। चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र बिंदुसार और बिंदुसार का पुत्र सम्राट अशोक। चंद्रगुप्त मौर्य को राज सिंहासन पर बैठाने वाले व्यक्ति चाणक्य यानी आचार्य चाणक्य यानी कि कौटिल्य। चाणक्य की सहायता से चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश का विनाश करके, नंद वंश को नष्ट करके वहाँ के ऊपर मौर्य साम्राज्य की नींव रखी। और चंद्रगुप्त मौर्य के बाद उनका पुत्र बिंदुसार शासक बना। बिंदुसार के बाद उनका पुत्र अशोक शासक बना। ऑप्शन ए इसका सही जवाब। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को किस वर्ष में पराजित किया? तो सेल्यूकस सिकंदर का सेनापति था और उसी वक्त सिकंदर विश्व विजेता बनने के लिए, पूरी दुनिया को जीतने के लिए चल पड़ा था। जब वह भारत आया तो भारत में उसके सेनापति का मुकाबला उस समय यहाँ पर मौर्य वंश का शासक था जो कि बहुत शक्तिशाली था। चंद्रगुप्त मौर्य से सीधा सेल्यूकस का युद्ध हुआ। तो और इस युद्ध में सेल्यूकस को हार का सामना करना पड़ा। वही सन हमको बताना है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को किस वर्ष पराजित किया था? 305 ईसा पूर्व में पराजित किया था। ऑप्शन बी सही जवाब है। देवानाथ प्रिय के नाम से कौन विख्यात है? देवानाम प्रिय के नाम से कौन शासक विख्यात है? सम्राट अशोक को देवानाम प्रिय के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन सी सही जवाब है। चाणक्य का एक अन्य नाम क्या है? तो यह हम आपको ऊपर ही बता चुके हैं कि चाणक्य का एक अन्य नाम कौटिल्य था, लेकिन इसके अलावा भी उनका एक अन्य नाम है तो वह इन चारों ऑप्शन में से आपको देखना है कि देवर्षण देवर्बन था, रामागुप्त था,
ब्रजेश्वर था या विष्णुगुप्त था। तो चाणक्य का एक अन्य नाम जो था वो विष्णुगुप्त की भी था, यानी चाणक्य को विष्णुगुप्त भी कहा जाता है। ऑप्शन डी सही जवाब है। इस हिसाब से चाणक्य के 3 नाम होते हैं, कौटिल्य, विष्णुगुप्त और चाणक्य। मेगास्थनीज कौन था? मेगास्थनीज कोई भारतीय नहीं था, यह एक यूनानी यात्री था जो कि सिकंदर के समय में भारत आया। चंद्रगुप्त मौर्य की राजसभा में यूनानी राजदूत। ऑप्शन पहला ही ऑप्शन इसका सही है, चंद्रगुप्त मौर्य की राजसभा में यूनानी राजदूत। मेगास्थनीज ने एक पुस्तक भी लिखी, वो उसको जिसका नाम इंडिका है। और ये देखिए यहाँ पे अब ऑप्शन सवाल भी वही आ गया कि इंडिका किसने लिखी? आइसिंग, मेगास्थनीज, फायान, हेनसांग। तो आप जो यहाँ पे एक चीज़ और बताते चले आपको हम कि यहाँ पे 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, जिसमें 4 यात्रियों के नाम दिए गए हैं। चारों भारत से बाहर के आए हुए राजदूत हैं। तो इनमें आइसिंग है जो कि चीन का है, फायान चीन का है, हेनसांग चीन का, यानी ये भी याद रखिए कि ये कहाँ के से संबंधित हैं। लेकिन जो मेगास्थनीज था यह यूनानी राजदूत था, और इंडिका नामक जो पुस्तक लिखी है वह मेगास्थनीज के द्वारा लिखी गई है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं। मौर्य वंश का अंतिम सम्राट कौन था? मौर्य वंश की स्थापना जिसने चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी, कई शासक उसमें एक के बाद एक योद्धा, वीर और कुशल शासक होने के बाद एक समय ऐसा भी आया जब मौर्य वंश अपने पतन की ओर चला। और उस वक्त जब मौर्य वंश का पतन हुआ तो उस मौर्य वंश का अंतिम सम्राट कौन था, उससे संबंधित यहाँ पे प्रश्न है आपके सामने। तो चंद्रगुप्त थे, अशोक थे, तो ये शतवर्धन, ये सब बीच के थे। जो उस वक्त अंतिम सम्राट हुआ उसे वृहदरथ के नाम से जाना जाता है। सम्राट अशोक मौर्य वंश का महान शासक हुआ, चंद्रगुप्त मौर्य भी महान शासक हुए, लेकिन अंतिम शासक का जब नाम पूछा जाएगा, प्रश्न पूछा जाएगा, तो हम वृहदरथ का नाम बताते हैं। और इसका जो है ऑप्शन सी सही जवाब है। मेगास्थनीज किसका दूत था? चंद्रगुप्त का। तो चंद्रगुप्त तो स्वयं भारतीय शासक थे, जबकि मेगास्थनीज एक विदेशी शासक था, इसे विदेश से भेजा गया था। डेरियस सिकंदर का और सेल्यूकस का। मेगास्थनीज जो था वो सेल्यूकस का राजदूत था। अशोक ने किस बौद्ध साधु से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म अपनाया? उपगुप्त से, विष्णुगुप्त से, ब्रह्मगुप्त से, वृहदरथ से। तो जैसा कि आपको पता है, सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म को अपना लिया था। कलिंग युद्ध की घटना के बाद उसका हृदय परिवर्तन, उसने बौद्ध धर्म अपनाया। लेकिन बौद्ध धर्म किस साधु से प्रभावित होकर अपनाया? तो वो साधु उपगुप्त थे। उपगुप्त से प्रभावित होकर सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाया। किस वंश ने मौर्य वंश की जगह ली? गुप्त वंश, शुंग वंश, शिशुनाग वंश, चोल वंश। जब मौर्य वंश पूरी तरीके से समाप्त हो गया तो मौर्य वंश के बाद एक दूसरे वंश का प्रभाव या प्रभुत्व मगध साम्राज्य पर हुआ। तो किस वंश ने मौर्य वंश की जगह ली? वह वंश शुंग वंश था, जिसके संस्थापक पुष्यमित्र शुंग थे। शुंग वंश ने मौर्य वंश की जगह ली। ऑप्शन बी सही जवाब। चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र कौन था? तो चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र, या आपने अभी सबसे पहला सवाल जो इस वीडियो का था वो पहला सवाल भी आपने देखा, और यहाँ पर दोबारा ये सवाल फिर से पूछा गया कि चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र कौन था? अशोक था, चंद्रगुप्त द्वितीय था, बिंदुसार था, बिंबसार था। तो बिंदुसार जो था वह चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। चंद्रगुप्त मौर्य का प्रसिद्ध गुरु चाणक्य निम्नलिखित में से किस विद्या केंद्र से संबंधित थे, यानी कहाँ से उन्होंने अपनी शिक्षा हासिल की थी? वैशाली से, विक्रमशिला से, नालंदा से, तक्षशिला से। तो नालंदा, तक्षशिला, विक्रमशिला, वैशाली ये प्राचीन समय के या उस समय के जिस समय की घटनाएं हैं, अपने समय के विश्वविख्यात विद्यालय शिक्षा के केंद्र हुआ करते थे। उस वक्त ये सभी स्थान शिक्षा के प्रमुख केंद्र थे। नालंदा और तक्षशिला के नाम से विश्वविद्यालय भी है। तो चंद्रगुप्त मौर्य के जो प्रसिद्ध गुरु चाणक्य हैं, उन्होंने जहाँ से विद्या हासिल की वह तक्षशिला था। ऑप्शन डी इसका सही जवाब। कौटिल्य द्वारा रचित पुस्तक कौन सी थी?
तो यह हमने अभी आपको पहले ही बता दिया कि कौटिल्य ने एक पुस्तक लिखी है जो राजनीति शास्त्र से संबंधित है, इसका नाम अर्थशास्त्र है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 26 की तरफ। किस मौर्य शासक को अमित्रघात के नाम से जाना जाता है? चंद्रगुप्त मौर्य को, बिंदुसार को, अशोक को, दशरथ को? तो अमित्रघात जिस शासक को कहा गया उसे बिंदुसार कहा जाता है, जिसने अपने पिता की मृत्यु हत्या कर करके राज सिंहासन को प्राप्त किया। ऑप्शन बी इसका सही जवाब। कलिंग युद्ध किस वर्ष हुआ? यह सवाल भी बहुत इतिहास में पूछा जाता है। तो कलिंग युद्ध जो हुआ था 261 ईसा पूर्व हुआ था या 261 बीसी में हुआ था। ऑप्शन सी सही जवाब। अशोक के शिलालेख पर किस लिपि का प्रयोग किया गया? यानी अशोक के शिलालेख जो लिखे गए हैं वो किस लिपि से लिखे गए हैं? संस्कृत में लिखे गए हैं, गुरुमुखी में लिखे गए हैं, देवनागरी में लिखे गए हैं? तो अशोक के शिलालेख जो लिखे गए हैं वो ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। ऑप्शन डी इसका है सही जवाब। अगला सवाल देखते हैं। अपने शिलालेख में अशोक सामान्यतः किस नाम से जाने जाते हैं? यानी अशोक को किन नामों से शिलालेखों में जाना गया है? प्रियदर्शी कहा गया है उन्हें, चक्रवर्ती कहा गया है उन्हें, धर्मदेव कहा गया उन्हें, धर्मकीर्ति कहा गया उन्हें। तो सम्राट अशोक को उनके शिलालेखों में जिस नाम से सामान्यतः जाना गया है वह प्रियदर्शी है। यानी इस प्रियदर्शी के नाम से अशोक को सामान्यतः शिलालेखों में प्रदर्शित किया गया, इंगित किया गया है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर सवाल नंबर 30। मौर्य काल के दौरान शिक्षा का सबसे प्रसिद्ध केंद्र कौन सा था? यानी जब मौर्य काल का शासन था उस वक्त शिक्षा का सबसे प्रसिद्ध केंद्र कौन सा था? उज्जैन था, तक्षशिला था, वल्लभी था, नालंदा था? तो मौर्य काल में शिक्षा अपनी उन्नत अवस्था में थी और जो उस वक्त प्रसिद्ध शिक्षा का केंद्र था वो तक्षशिला था। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब। बढ़ते हैं हम अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 31। बिंदुसार किसका पुत्र था? ऑप्शन ए अशोक, ऑप्शन बी अकबर, ऑप्शन सी चंद्रगुप्त, ऑप्शन डी शिवाजी। तो अकबर और शिवाजी हमारे आधुनिक इतिहास के शासक हुए हैं, जबकि अशोक और चंद्रगुप्त प्राचीन कालीन शासक थे। बिंदुसार किसका पुत्र था? तो बिंदुसार जो था वो चंद्रगुप्त का पुत्र था। ऑप्शन सी इसका सही जवाब। सवाल नंबर 32 आपकी स्क्रीन पर। अशोक की धम्म नीति का मुख्य सिद्धांत क्या था? संयम था, दया थी, दान था, स्वनियंत्रण था? तो अशोक की धम्म नीति का जो प्रमुख सिद्धांत था वह स्वनियंत्रण था। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब। अशोक के अभिलेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था, जॉर्ज ब्यूलर ने पढ़ा था, विंसेंट स्मिथ ने पढ़ा था, अहमद हसन दानी ने पढ़ा था? तो जो जेम्स प्रिंसेप ने, इन्होंने अशोक के अभिलेखों को सबसे पहले पढ़ा था। ऑप्शन ए सही जवाब है इसका। निम्नलिखित में से कौन सा अशोक कालीन अभिलेख खरोष्ठी लिपि में लिखा गया है? तो अशोक ने पाली, प्राकृत लिपियों में, ब्राह्मी लिपियों में अपने अभिलेख लिखवाए, जिनमें एक लिपि खरोष्ठी लिपि भी थी जिसमें अशोक के अभिलेख लिखे गए। तो अशोक कालीन अभिलेख खरोष्ठी लिपि में मौजूद है, वो कौन सा है, कहाँ पर है? मेरठ में है, शाहबाजगढ़ी में, गिरनार में है, कालसी में? इन सभी जगह पर अशोक के अभिलेख मौजूद हैं। तो जो अशोक कालीन अभिलेख खरोष्ठी लिपि में है वह शाहबाजगढ़ी में है, शाहबाजगढ़ी। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से किस एक अभिलेख में अशोक के व्यक्तिगत नाम का उल्लेख किया गया है? कालसी के अभिलेख में, रुक्मिणदेही के अभिलेख में, मास्की के अभिलेख में, विशिष्ट कलिंग राजादेश के अभिलेख में? तो जो मास्की का अभिलेख है इसमें अशोक के व्यक्तिगत नाम का उल्लेख किया गया। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। किस अभिलेख में अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया? यानी अशोक मगध का सम्राट तो था ही, लेकिन उसने किस अभिलेख में इसका वर्णन करवाया है?
मास्की का लघु स्तंभ है या रुमिनदेई स्तंभ है या क्वीन स्तंभ है या साधु स्तंभ है। तो किस अभिलेख में अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया? वह जो स्तंभ है वह भानु स्तंभ है, भाभु स्तंभ है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब। अगला सवाल, अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा क्या है? प्राकृत भाषा है, संस्कृत भाषा है, पाली भाषा, हिंदी भाषा। जैसा कि हमने आपको बताया, अशोक ने प्राकृत और पाली भाषा में अपने अभिलेखों को लिखवाया है, जिसे शिलालेखों को लिखवाया है। तो अशोक के जो शिलालेख हैं उसमें जो भाषा है वो प्राकृत भाषा है। ऑप्शन ए सही जवाब। मौर्य वंश के शासन के दौरान स्थानिक कौन था? प्रांतीय शासक को स्थानिक कहते थे, जिला प्रशासक को स्थानिक कहते थे, ग्राम प्रशासक को कहते थे या फिर नगर प्रशासक को कहते थे? तो मौर्य शासन के दौरान स्थानिक जो कहलाता था वो जिला प्रशासक था, यानी जिला प्रशासक को स्थानिक के नाम से भी जाना जाता था। ऑप्शन बी इसका सही जवाब। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, यूनानी लेखक जस्टिन द्वारा किसे सेंड्रोकोर्स कहा गया? बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल, बहुत ही बार पूछा जाने वाला। इस समुद्रगुप्त को कहा गया, चंद्रगुप्त द्वितीय को कहा गया, चंद्रगुप्त मौर्य को कहा गया और चंद्रगुप्त प्रथम को कहा गया। जैसा कि हमने आपको बताया है कि हिंदी भाषा में ये नाम हमारे सामने हमारे इतिहास में मिलते हैं, लेकिन यूनानियों ने इनके लिए दूसरे शब्दों का, यूनानी भाषा का प्रयोग किया है। तो सेंड्रोकोर्स जो कहा गया है वो चंद्रगुप्त मौर्य को कहा गया है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, सवाल नंबर 40, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? आर्थिक जीवन पर, सामाजिक जीवन पर, धार्मिक जीवन पर, राजनीतिक जीवन पर? तो कौटिल्य द्वारा रचित महत्वपूर्ण या प्रसिद्ध पुस्तक जो है वह अर्थशास्त्र है। और अर्थशास्त्र ये आधुनिक इकोनॉमिक्स नहीं है, बल्कि उस समय जो अर्थशास्त्र कौटिल्य ने लिखी गई वह पूरी राजनीति से संबंधित है। इसलिए इसका ऑप्शन डी सही जवाब होता है। राजनीतिक नीतियाँ, इनके ऊपर सबसे ज़्यादा अर्थशास्त्र में प्रकाश डाला गया है, जो कि कौटिल्य द्वारा लिखी गई पुस्तक है। अगला प्रश्न आपके सामने, किसके शासनकाल में डाइमेकस भारत आया था? बिंदुसार के शासनकाल में, चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में, अशोक के शासनकाल में, कनिष्क के शासनकाल में? तो जो डाइमेकस भारत आया या बिंदुसार के शासनकाल में भारत आया था। अगला सवाल, कौन सा सबसे पुराना राजवंश है? गुप्त राजवंश, मौर्य राजवंश, वर्धन राजवंश, कुषाण राजवंश? तो इन चारों में से पहचानना है कि इनमें सबसे पुराना राजवंश कौन सा है। तो मौर्य साम्राज्य जो है इन चारों ऑप्शन में सबसे पुराना राजवंश है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। बिंदुसार के दरबार में कौन राजदूत था? मेगस्थनीज राजदूत था, मैकियावली राजदूत था, डाइमेकस राजदूत था, एंटिओकस प्रथम राजदूत था? तो बिंदुसार के दरबार में जो राजदूत था वो डाइमेकस था। ऑप्शन सी इसका सही जवाब। मौर्य काल में निम्न में कौन सी मुद्रा प्रचलन में थी? दिनार प्रचलन में थी, काकनी प्रचलन में थी, तोल प्रचलन में थी, पण प्रचलन में थी? तो मौर्य काल में मुद्रा का जो नाम था वह पण के नाम से जानी जाती थी, इसलिए इसका ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। मौर्य काल में मुद्रा जो प्रचलन में थी उसको पण के नाम से जाना जाता था। अगला सवाल, अशोक के अभिलेखों की रचना में कितनी लिपियों का प्रयोग किया गया है? 4 लिपियों का प्रयोग किया गया, 3 लिपियों का प्रयोग किया गया, 2 लिपियों का प्रयोग किया गया, 1 लिपि का प्रयोग किया गया? तो अशोक के अभिलेखों में जिन लिपियों का प्रयोग किया गया है वो 4 लिपियां हैं, प्राकृत और पाली, ब्राह्मी और खरोष्ठी। आगे सवाल आपकी स्क्रीन पर, यूनानी लेखकों ने किस मौर्य शासक को अमित्रघात की संज्ञा दी है? चंद्रगुप्त मौर्य को, बिंदुसार को, अशोक को, दशरथ को? यूनानी लेखकों ने जिस शासक को अमित्रघात की संज्ञा दी है वह बिंदुसार है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। निम्न में से अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? राहुल था, बिंदुसार था, कुणाल था? इनमें से कोई नहीं। तो जो अशोक का उत्तराधिकारी था वह कुणाल था। ऑप्शन सी इसका सही जवाब। अगला सवाल, वह शासक कौन था जिसने राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने बड़े भाई सुसीम की हत्या की थी? तो
4 ऑप्शन आपके सामने हैं, सिमुक, कनिष्क, अजातशत्रु या फिर अशोक। तो इसमें एक शासक पितृहंता के नाम से भी जाना जाता है जो कि अजातशत्रु हैं, और जिसने अपने बड़े भाई की हत्या की, सुसीम की, वह सम्राट अशोक है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब। अशोक ने अपने बड़े भाई की हत्या करके राज सिंहासन को प्राप्त किया था। अगला सवाल है, निम्न में से किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था? मेगास्थनीज ने, आइस सिंह ने, फायान ने, हेनसांग ने। तो ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी जो तीनों यात्री हैं, यह यात्री हमारे चीनी यात्री हैं, जबकि मेगास्थनीज जो है ये यूनानी यात्री था और या चंद्रगुप्त मौर्य के साथ में ही भारत आया था। मेगास्थनीज ही वह विदेशी यात्री है जिसने सबसे पहले भारत का दौरा किया था। ऑप्शन ए इसका सही जवाब। सवाल नंबर 50 आपके सामने, अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? यह सवाल हम पिछले अध्याय में भी पढ़ चुके हैं और इसमें भी आपके सामने पुनः आ गया है कि बौद्ध सभा अशोक के शासनकाल में, क्योंकि बौद्ध धर्म में महात्मा बुद्ध के निर्माण प्राप्ति के बाद में 4 बौद्ध संगीतियाँ हुई, जिनमें एक बौद्ध संगीति का आयोजन अशोक द्वारा भी किया गया। तो अशोक के शासनकाल में जो बौद्ध सभा की गई वह किस नगर में या किस जगह किस स्थान पर की गई थी? तो वह पाटलिपुत्र में की गई थी, जो कि आधुनिक बिहार पटना जिसे हम आज जानते हैं, वही प्राचीन समय पाटलिपुत्र नगर था। अगला सवाल, नंद वंश के बाद मगध पर किस राजवंश ने शासन किया? तो जब नंद वंश का पतन हो गया तो उसके बाद जिस राजवंश ने नंद वंश मगध पर अपना एकाधिकार जमाया और उस पर शासन किया वह चंद्रगुप्त मौर्य थे। और चंद्रगुप्त मौर्य ने ही मौर्य वंश की स्थापना की थी। इस प्रकार से अगर इसका उत्तर हम देखें तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब होता है कि चंद्रगुप्त मौर्य जो थे उन्होंने मौर्य वंश की स्थापना करके नंद वंश का विनाश करके मौर्य वंश को स्थापित किया था। तो नंद वंश के बाद मगध पर जिस राजवंश का शासन हुआ वह मौर्य वंश था। अगला सवाल, आधुनिक देवनागरी लिपि का प्राचीनतम रूप कौन सा है? पाली है, देवप्रिय है, खरोष्ठी है या फिर ब्राह्मी है? तो जो आधुनिक देवनागरी लिपि जिस भाषा में हम हिंदी लिखते हैं वह प्राचीन रूप किस लिपि का है? देवनागरी का प्राचीन रूप कौन सा है? तो ब्राह्मी जो है या देवनागरी लिपि का प्राचीन रूप है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, राजुक कौन थे? मौर्य शासन में अधिकारी थे, चोल राज्य में अधिक व्यापारी थे, गुप्त साम्राज्य में सामंत वर्ग था या शक सेना में सैनिक थे? तो राजुक जो थे वो मौर्य शासन में जो अधिकारी होते थे उन्हें राजुक के नाम से जाना जाता था। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है, यानी मौर्य शासन के जो अधिकारी थे वो राजुक कहलाते थे। अगला सवाल, अशोक के शासन में प्रतिवेदक क्या करते थे? सेना का नेतृत्व करते थे, घटनाओं की सूचना देते थे, धर्म प्रचार करते थे, राजस्व वसूल करते थे। तो अशोक के शासनकाल में प्रतिवेदक जो थे वो घटनाओं की सूचना देते थे। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। सवाल नंबर 55, अशोक के किस लेख में बौद्ध पुस्तकों का उल्लेख है? तो अशोक के जो लेख हैं वो बहुत से लेख अशोक द्वारा लिखवाए गए। इसमें जो हमसे पूछा गया कि बौद्ध पुस्तकों का उल्लेख किस लेख अशोक के अभिलेख में मिलता है, तो इसका जवाब है ऑप्शन सी, जो भाभू लेख है इसमें बुद्ध की पुस्तकों का उल्लेख मिलता है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब। सवाल नंबर 56 और यह इस अध्याय का अंतिम सवाल, अशोक के शिलालेखों में हमें क्या जानकारियाँ मिलती हैं? उसकी प्रशासनिक नीति की, उसके साम्राज्य के विस्तार की, उसके धार्मिक विचार की, उपरोक्त सभी। तो जो अशोक के शासनकाल की इतिहास में हमें जितनी ज़्यादा अधिक से अधिक जो भी जानकारी और महत्वपूर्ण जानकारियाँ मिली हैं वह सभी अगर हम देखेंगे तो उसके शिलालेखों से मिली हैं। और उनके शिलालेखों से जो हमें जानकारियाँ मिलती हैं तो वो जानकारियाँ में, क्योंकि हर अभिलेख में या हर शिलालेख में कुछ अलग अलग बातें ही लिखी गई हैं, तो जिसमें ऑप्शन ए की अगर बात करें
उसकी प्रशासनिक नीति, तो बहुत से अभिलेखों में प्रशासनिक नीति मिलती है, तो वहीं दूसरे अभिलेखों में साम्राज्य के विस्तार के बारे में बताया गया है। और इसके अलावा अगर दूसरे अभिलेख फिर देखते हैं तो उसके धार्मिक विचारों का वर्णन भी मिलता है। इस प्रकार से सवाल नंबर 56 अशोक के जो शिलालेख हैं, इससे जो हमें जानकारियाँ मिलती हैं, तो इसका सही जवाब हमारा होगा उपरोक्त सभी, यानी कि उसकी प्रशासनिक नीति, उसके साम्राज्य के विस्तार और उसके धार्मिक विचार, इन सभी की जानकारी हमें अशोक के शिलालेखों से मिलती है। ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों, अब मिलते हैं हम अगले अध्याय में कुछ नए सवालों, नए प्रश्नों के साथ, जो आपको आपके इम्तिहान में, आपकी परीक्षाओं में सफलता दिलाने के लिए कारगर होंगे। देखते रहिए पॉइंट ऑफ लर्निंग, बने रहिए हमारे साथ। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मिलते हैं हम अगले अध्याय में।